हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, एक छोटा सा पोर्शन केस स्टडी का रहता है, अभी तुरंत खत्म कर रहे हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे आज और अभी। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 टाइम टेकिंग है, सबको पता है, 10 से 12 लेक्चर लग जाते हैं इसको खत्म करने में। ठीक है ना जी। लेकिन बेटा चैप्टर नंबर 2 भी बहुत इजीली रिवाइज करेंगे, विद केस स्टडी करेंगे। चैप्टर 7 भी करेंगे, विद केस स्टडी करेंगे, आपके एग्जाम से पहले करेंगे। इतना तो मेरा टारगेट है ही है। कुछ और समय बचा तो कुछ और भी देखेंगे। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 इस संडे को करा दूंगा, सारे बच्चे आएंगे चैप्टर नंबर 6 करने के लिए। ठीक है जी। हाँ जी सर, संडे को हम अपनी छुट्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं अभी भी दर्द है। चलो जी बाबू, मैंने केस स्टडी नंबर 7 और 8 कल छोड़ दी थी। पढ़ते हैं 7 और 8 पहले, उसके बाद एक आध केस स्टडी का मुझे और डिस्कशन करना है। आराम से पढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज बीइंग डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ। ठीक है जी। डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज का डिस्कशन हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी में से कोई आंसर होगा। कहता है स्टेट द कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज टू व्हिच द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए बिलोंग्स टू। बाबू मुझे ये भी बताना है, कहता है स्टेट द कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। बेटा उन टाइप ऑफ इंडस्ट्री की कौन सी कैटेगरी है। बेटा अगर मैं कहूं पहले पार्ट का आंसर, अब मेरे को ये तो कंफर्म है कि टर्शरी इंडस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि टर्शरी इंडस्ट्री को कभी भी फर्दर क्लासिफाई नहीं किया गया। आपको पता नहीं टेबल याद है क्या नहीं है। बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। क्या होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? बेटा जो नाम से समझ में आ रहा है बाबू, जिसका बिजनेस ही एक्सट्रैक्शन से था, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। और जेनेटिक क्या क्या थी? बेटा कहीं ना कहीं ये एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट बेचते थे, या बेटा एनिमल और बर्ड की रेयरिंग एंड ब्रीडिंग से ही कुछ कमाते थे। वो थी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये तो प्राइमरी का क्लासिफिकेशन था। सेकेंडरी फर्दर क्लासिफाइड होती थी दो पार्ट में, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग फर्दर चार पार्ट में क्लासिफाई होती थी, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, फर्दर फर्दर फर्दर। ठीक है ना। टर्शरी का फर्दर क्लासिफिकेशन ही था। अब इसने मेरे से जब टाइप ऑफ इंडस्ट्री पूछी तो उससे उसकी फर्दर कैटेगरी भी पूछ ली, इसलिए मुझे कंफर्म हो गया टर्शरी तो आंसर है ही नहीं। ठीक है जी। अब एक बार मैं पढ़ना शुरू करता हूं, केस क्या है। बेटा शुरू की दो लाइन आप पढ़ना, फिर मैं पढ़ूंगा आपके साथ साथ। भाई बस यार, ग्रंथ दो लाइन आपने पढ़ दी होगी, मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। बाय 2030 ओवर 40% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन विल बी अर्बनाइज्ड एंड अ नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इज लाइकली टू डबल। This could significantly boost the market for the frozen foods, including poultry product, but the potential is constrained by recurring incident of diseases in poultry product, no awareness on frozen foods, and rising feed costs, blah 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 blah। इधर देखना, दो अलग अलग बातें हुई हैं बेटा। एक फ्रोजन फूड से रिलेटेड बात हुई है, और बेटा दूसरी बात हुई है एग्स से रिलेटेड, जो शुरू की दो लाइन में आपने पढ़ी है। और वो एग्स प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री किसका प्रोडक्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्री, यार इतना तो जानते ही होंगे ना यार। और फ्रोजन फूड, सर आप भी खाते हो, दो तीन चीजें तो फ्रोजन आज की तारीख में सब देख रहे हैं। सर स्वीट कॉर्न, चाप, और तीसरी चीज पीस। अरे वो तो बहुत अलग तरीके से फ्रोज किया जाता है, वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। हाँ बड़ा 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 एडजस्टमेंट है उसके अंदर तो खैर। वो तो बाबू एक स्वीट कॉर्न, एक चाप और एक पीस, सबसे ज्यादा ये तीन प्रोडक्ट आप देख रहे हो। सर मैंने एक बात बोली थी, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, उससे एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। एक बात बताओ भाई, नेचर ने दे दिया स्वीट कॉर्न,
नेचर ने तो कॉन्स दिया है, नेचर ने दे दिया आपको चाबियां, नेचर ने दे दिया बेटा आपको पीस, आपने क्या करा, आपको उसको फ्रोजन किया और उसकी लाइफ बढ़ाने की कोशिश करी। ये सेकेंडरी इंडस्ट्री तो है। एक्स प्राइमरी इंडस्ट्री में कवर हुए, फ्रोजन फूड सेकेंडरी में कवर हुआ, और मुझे फर्दर कैटेगरी भी बतानी है। एक बात बताओ, एक्स एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव तो हो ही नहीं सकते भाई, तो जमीन से एक्सट्रैक्शन किया है। जेनेटिक सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है, डैम बना रहे हो क्या? फ्रोजन फूड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। आंसर आ गए। फ्रोजन फूड से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। मेरे क्लाइंट है, फ्रोजन फूड में काम करते हैं, अच्छा खासा काम करते हैं। गवर्नमेंट की एक सब्सिडी है, आपको आइडिया हो कि नहीं हो, सरकार इस टाइम पे एक चीज बहुत प्रमोट कर रही है। आप देखते हो नेचुरल कैलामिटीज कितनी बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक। वो जिस साल भी नेचुरल कैलामिटी बहुत भारी भरकम आएगी ना, उस साल खाने पीने के भी बहुत लाले पड़ेंगे और अलग अलग देशों में पड़ेंगे। इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रोजन फूड को इतना प्रमोट कर रही है कि गवर्नमेंट का प्लान है, और इस टाइम पर एक सब्सिडी चल रही है कि आप पूरा प्लांट लगाओ फ्रोजन फूड का, पूरा प्लांट 10 CR के आसपास कॉस्ट आएगी, 100% सब्सिडी। पर गवर्नमेंट से लेने में बेटा 6 महीने से 1 साल लग जाता है। यानी कि आपने 10 करोड़ खर्चे, बाबू आप अप्लाई करो सब्सिडी के लिए, गवर्नमेंट पूरे 10 करोड़ वापस करेगी, पूरे 10 करोड़, 100% सब्सिडी। मेरे क्लाइंट लगा रहे हैं अभी। ठीक है जी, और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में फ्रेश फ्रूट भी नहीं है, फ्रेश वेजिटेबल भी नहीं है, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में। ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे लगभग हर चीज की फ्रोजन मिलती है, किसी भी चीज, कुछ भी, कुछ भी फ्रीज करो, शेल्फ लाइफ बढ़ाओ प्रोडक्ट की। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। बाबू सेम सेम लाइन पर बेस है क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन दोनों, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज बतानी है और उनकी फर्दर कैटेगरी बतानी है। पढ़ना शुरू करेंगे, आप शुरू की 3 लाइन आप पढ़ रहे हैं। सर, जब तक मिल्क प्रोड्यूसर की बात है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, जेनेटिक सर। उसके बाद आप सेटअप कर रहे हो अ चीज प्रोड्यूसिंग यूनिट इन हरियाणा। भाई, चीज प्रोड्यूसिंग यूनिट क्या करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री? प्राइमरी के ही रॉ, प्राइमरी के ही फिनिश गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल लेती है, उनसे एक नया प्रोडक्ट बना देती है। मिल्क आपने लिया, चीज बनाया, बेच दिया, आप सेकेंडरी में हो क्या नहीं हो जब चीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हो? सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग 3 लाइन में सब कुछ खत्म, आगे का केस कुछ नहीं। बस वो ये बता रहा है आप डिफरेंट काइंड ऑफ चीज बनाओगे, मोज़रेला चीज और फ्लेवर्ड चीज और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई? इधर देखना जरा मेरी तरफ, एक और बात क्लियर करते बाबू। हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, इधर देखेंगे सब बेटा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस 6 पढ़े थे ना बेटा। एक सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट अर्निंग, उसके बाद इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, मार्केट स्टैंडिंग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बेटा, अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं ना सारे ऑब्जेक्टिव्स को, बेटा ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ 2 ही तरीके के होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिनका पर्पस पैसा कमाना है, 5 हेडिंग यहीं पर आती हैं। एक ही हेडिंग सोशल ऑब्जेक्टिव है, जहां मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं। आपको पता है बेटा ये मैंने हेडिंग कैसे शुरू करी थी बैच में? 2 बार करी है, दोनों बार एक ही तरीके से शुरू करी है कि जब आप प्रॉफिट मोटिव को साइड रखकर सोसाइटी के भले के लिए कुछ भी सोचते हो, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं 6 बढ़े हैं, 5 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं जिनका पर्पस घूम फिर के पैसा कमाना है। सिर्फ एक ही चीज ऐसे है जहां सोसाइटी का भला सोचते हैं, यही सोशल ऑब्जेक्टिव है। और सोशल ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल हजारों, कोई एक नहीं हो सकता। जब मैं नेशनल इंटीग्रेशन की बात सोचता हूँ, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना बाबू। जब मैं सोचता हूँ से नो टू प्लास्टिक बैग, सोशल ऑब्जेक्टिव। जब मैं सोचता हूँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, सोसाइटी का भला सोच रहा हूँ।
जब मैं सोचता हूँ बेटा पेपर बैग का इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक रिसाइकल करेंगे, सोसाइटी का वाला सोच रहा हूँ, प्लांटेशन ऑफ ट्री अगेन सोसाइटी का वाला सोच रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव है बेटा। मैंने सोचा इससे रिलेटेड भी केस करा दूं, कहीं स्कूल वाले एक आधा कुछ दे ही ना दे, ठीक है जी। और बस इतनी बात मुझे करनी थी, 2 केस मैं और करा रहा हूँ इससे रिलेटेड। और बेटा लगभग मैंने सारे केस करा दिए। एक रोल ऑफ प्रॉफिट वाला मैंने टॉपिक छोड़ दिया, किसी ने बताया नहीं भाई स्कूल करा रहा है कि नहीं करा रहा है यार, है रोल ऑफ प्रॉफिट करा रहे हैं, चलो जी करा देंगे, फिर करा रहे हैं तो बाबू एक सेकंड में इस पर बेस्ड पहले केस करा दूं बेटा। हम के क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, बस बिल्कुल चुप। रौनक शिवम सामने बाबू, ए पार्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसने क्वेश्चन में कहा 2 वैल्यूज बता दो। बेटा वैल्यूज वाले क्वेश्चन सीबीएसई कब से एलिमिनेट कर चुका है, पुरानी बुक से हटाती नहीं है। बेटा वैल्यूज क्या होती हैं, आप केस पढ़ोगे जो भी चीजें आपको सोसाइटी का भला रखे वो लिख दो। सीबीएसई ने एक साल इंट्रोड्यूस करे वैल्यू वाले क्वेश्चन, बोर्ड्स में भी 11th में भी। बेटा अब 17 18 20 क्वेश्चन पूछ लिए आपने, सब में वैल्यू वाला क्वेश्चन है, एक एक नंबर का। सीबीएसई को लगा कि 20 नंबर मैंने फ्री के बात की, सीबीएसई ने जो साली हटा दी, तो वो वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल इग्नोर कर दो इसको। बी पार्ट और सी पार्ट मुझे कराना है बेटा। बी पार्ट, identify and explain the type of objective of business being fulfilled by रोशनी लिमिटेड by setting up a factory in the rural area। बाबू कहता है आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिया अगर आपने एक फैक्ट्री रूरल एरिया में सेटअप कर दी। मुझे तो समझ में आ गया कौन सा कर दिया, आप फिर भी केस पढ़ के डिसाइड कर लेना। सी पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी 2 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मार्केट स्टैंडिंग लिख दो, आपकी इच्छा है प्रोडक्टिविटी लिख दो, इनोवेशन लिख दो, जो मर्जी लिख दो, 2 लिखना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिखे जाएंगे। बाबू एक फैक्ट्री उसने सेटअप किया रूरल एरिया में, आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव, पढ़कर बताना है इकोनॉमिक है या सोशल। फटाफट से केस पढ़ो। सर इकोनॉमिक और सोशल, सोशल। उसने देखा कि रूरल एरिया में ढंग से कोई रिलायबल सोर्स नहीं है पावर सप्लाई का, चलो जी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे रूरल एरिया के लोगों को, सोसाइटी का भला सोच रहे हैं रोशनी लिमिटेड, ठीक है जी। सोशल ऑब्जेक्टिव सिंपल। बाबू लास्ट केस, क्वेश्चन भी आप सॉल्यूशन भी आप, फटाफट से। रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले, पहले रिक्वायरमेंट, केस बाद में, पहले रिक्वायरमेंट। अब बेवकूफ है वो लोग जिन्होंने केस पढ़ना शुरू कर दिया और रिक्वायरमेंट से आंसर नहीं निकाल पाए। ए पार्ट कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बीइंग फुलफिल्ड बाय राधिका बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मान्यता फाउंडेशन। मान्यता फाउंडेशन को आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, सोशल। किसने बेवकूफ ने केस पढ़ना शुरू करा है, सोशल ऑब्जेक्टिव। बी पार्ट, also explain any 3 other objective of business of the same type। सेम टाइप के 3 ऑब्जेक्टिव एग्जांपल में तो मैंने इतने सारे बोले, नेशनल इंटीग्रेशन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से नो टू प्लास्टिक बैग, लिख देना, 3 हो गए पूरे खत्म। सेम कैटेगरी के तो 3 और बताने थे, बता दिए। सेम कैटेगरी क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव के 3 और बता दो, कोई भी 3 बता दिए, क्लियर। अब एक रोल ऑफ प्रॉफिट में केस स्टडी रह गई है, वो टॉपिक भी डिस्कस करना पड़ेगा पहले, तब केस होगा। आज नहीं करा था मेरे को, आज तुमने बता दिया, मैं करा दूंगा, कल करा दूंगा या परसों, जब मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा तब, ठीक है जी। बाबू विदाउट अ फर्दर डिले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना जी। बेटा चैप्टर नंबर 2 मैं बेस बना रहा हूं, सब सामने देख रहे हैं। बेटा मैं बात करने जा रहा हूं चैप्टर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। एक बात और बेटा, जो बच्चा ये चैप्टर 2 को दूसरी बार करता है ना, दूसरी बार में चैप्टर 100% जाके समझ में आता है। पहली बार में तो क्या होता है, शुरू सोल राइटरशिप हुआ, मैंने कंपेयर करना शुरू कर दिया पार्टनरशिप कंपनी से, थोड़ा सा परेशान होता है आदमी 2 शब्द,
लेकिन बेटा अब 100% बातें समझ में आ रही होती हैं। ठीक है, जो बच्चा इस बार में फर्स्ट टाइम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़े से और सिंसियरली एफर्ट डालो, समझ आपको भी सब कुछ ही आएगा। ठीक है ना, बस ये होगा कि आपको चीजें कंफर्म होने में 5-4 दिन लगेंगे, ये पहले से पढ़ चुके हैं, कंफर्म है कुछ चीजें एडवांस। बाबू हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस करने के लिए आपके पास कौन कौन सी फॉर्म होती है। बेटा चैप्टर 1 पूरा रिलेट करता है बिजनेस के साथ। हम बिजनेस के बारे में जानते हैं, उसके फीचर्स जानते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं, उसके रिलेटेड रिस्क जानते हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या बातें सोचनी पड़ती है, सब जानते हैं। ये पहला चैप्टर है, सारे टॉपिक बिजनेस से रिलेट करते हैं। बाबू इस बिजनेस को करने के लिए ना दो अलग अलग एंटिटीज हैं। बेटा प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस करता है हिंदुस्तान में, और पब्लिक सेक्टर भी करता है, मतलब सरकार भी करती है। बाबू जब सरकार बिजनेस करती है तो उसके पास अलग तरीके हैं बिजनेस करने के लिए, चैप्टर नंबर 3 है, ऑलरेडी डन है, रिवीजन में भी कभी नहीं होगा, सबसे लास्ट में यही करा है। बेटा अगर याद हो वैसे आपकी नॉलेज के लिए, क्या कौन से 3 फॉर्म है जिसमें सरकार धंधा करती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जहां डिपार्टमेंट बनाकर धंधा करती है, इंडियन रेलवे बेस्ट एग्जांपल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन LIC, एयर इंडिया, SBI, देन गवर्नमेंट कंपनी सेल बेल गेल। पता नहीं भैया, तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता बाबू। और प्राइवेट सेक्टर जब धंधा करता है तो उसके पास क्या क्या फॉर्म है, ये है मेरा चैप्टर 2। बेटा प्राइवेट सेक्टर जब धंधा करता है वो 5 तरीके से धंधा कर सकता है, 5 एंटिटीज बनाकर धंधा कर सकता है, सब सामने देखेंगे। बाबू ये 5 एंटिटीज कौन कौन सी हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। इन 3 का नाम लगभग सब बच्चों ने सुना होता है। जो बाबू सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं अगली दोनों बातें उनको समझ में आएंगी, जो बेटा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अगले दोनों का नाम इग्नोर कर देना, मैं बोल 5 का नाम। सोल प्रोप्राइटरशिप में धंधा कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले धंधा कर सकते हो। पार्टनरशिप में धंधा कर सकते हो, नाम सबने सुना है, मैं भी ये नहीं बता सकता पार्टनरशिप क्या चीज है। कंपनी, नाम सबने सुना है बेटा, कंपनी में भी धंधा कर सकते हो। बाबू 2 और तरीके हैं, ज्वाइंट इंडो फैमिली बिजनेस जिसको हम प्यार से HUF बोलते थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइवेट सेक्टर के पास धंधा करने के 5 फॉर्म्स हैं, 5 तरीके से धंधा कर सकते हो। ठीक है जी बाबू, पहले मैं सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करूंगा, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी, फिर HUF, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे मैंने नाम बोले इसी सीक्वेंस में टॉपिक चले। पार्टनरशिप और कंपनी बड़े टॉपिक हैं, पेपर में ऐसा हो नहीं सकता इनसे कुछ ना, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी बाबू, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे पहले उसका मीनिंग है मेरे कोर्स में, फिर फीचर, फिर एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, कम से कम इतना है। जैसे पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो ये 4 टॉपिक है, इसके अलावा भी 3-4 टॉपिक है। कंपनी में ये 4 टॉपिक है, इसके अलावा भी 3-4 टॉपिक है। तो बाबू मीनिंग जानना है, फीचर जाननी है, एडवांटेज जाननी है, और लिमिटेशन जाननी है, तो जाननी जानिए, मिनिमम बात कर रहा हूँ हर टॉपिक के बारे में। तो बाबू सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। सोल प्रोप्राइटर, आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है? सोल का मतलब होता है बेटा सिंगल, प्रोप्राइटर मींस ऑनर, सिंगल ऑनर ऑफ द बिजनेस। फिर भी एक बार मैं मतलब निकल लिखता हूं बेटा इसका। तो जी सामने देखना सब, तो मीनिंग याद आया होगा बहुत सारे बच्चों को। सोल प्रोप्राइटरशिप refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by a single person who is the recipient of all profit and the bearer of all risk.
आराम से सुनना, मेरा एनालिसिस बहुत काम का है बेटा। दो अलग अलग पार्ट में एनालिसिस करते हैं बेटा। एक एनालिसिस यहां तक करते हैं और बाबू उसके बाद एक एनालिसिस करते हैं। बाबू कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस करने की जिसमें बिजनेस का ऑनर, मैनेजर और कंट्रोलर एक ही आदमी होता है। भाई मैंने अभी बताया था सोल राइटरशिप का मतलब है सिंगल ऑनर। जब एक आदमी धंधा करे, अब एक आदमी धंधा कर रहा है, कहता है मालिक भी आप, बिजनेस के मैनेजर भी आप, बिजनेस के कंट्रोलर भी आप, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना आपके पास। लेकिन बेटा यहाँ ना बच्चे ना एक चीज को ना बस गांठ बांध देते हैं, उन्हें लगता है कि यार जो ओनर होता है हमेशा वही बिजनेस का मैनेजर और कंट्रोलर होता है। मैंने पिछली बार भी ये एनालिसिस किया था बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जहां बिजनेस का मालिक अलग आदमी होता है और बिजनेस को कंट्रोल करने वाला अलग आदमी होता है। जिनको याद है उनके लिए बात बोल रहा हूं। कंपनी, बिजनेस के मालिक नाम बताना क्या थे? इक्विटी शेयर होल्डर। बिजनेस के मालिक कौन थे? इक्विटी शेयर होल्डर। एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने कहा था दूसरी बार में चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है, अभी शुरू करने से पहले ही बोलती थी बात। जिनको ये बात याद है ना उनको बहुत अच्छे से पता है। बाबू हर फॉर्म में ऐसा नहीं होता। आपको ना बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन है कि जो ऑनर होता है वही बिजनेस को मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है। बेटा कंपनी में ऐसा नहीं होता। ऑनर अलग लोग हैं और कंट्रोल करने वाले अलग लोग हैं। ये बात सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप तक सीमित है कि जो मालिक है वही कंट्रोल करेगा, वही डिसीजन मेकिंग करेगा, सब कुछ उसका है। समझ में आती है बात? आगे की लाइन कहता है हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड द बियरर ऑफ ऑल रिस्क। बेटा आप अकेले आदमी, कहता है आप ही रेसिपिएंट हो सारे प्रॉफिट के। बेटा आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अकेले पर्सन हो, किसी के साथ शेयर करना है प्रॉफिट। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनलाइक पार्टनरशिप। यहाँ प्रॉफिट को बांटने के लिए बेटा लोग आ जाते हैं, या लॉस को भी बांटने के लिए लोग हैं। सर आप पार्टनरशिप में धंधा करो, 3 पार्टनर हो, 6 लाख का लॉस हो गया, तीनों बराबर पार्टनर हो, 2-2 लाख बांटोगे। लेकिन बेटा आप सोल राइटरशिप में धंधा कर रहे हो और भगवान ना करे लॉस हो जाए, क्या? यू आर द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, यू आर द बियरर ऑफ ऑल रिस्क। सारा बिजनेस का प्रॉफिट आपका, बेटा सारे लॉसेस भी आपके। पार्टनरशिप में लॉस बांटने के लिए भी लोग हैं, प्रॉफिट बांटने के लिए भी लोग हैं, लेकिन सोल राइटरशिप में बांटने के लिए कोई नहीं है। मीनिंग क्लियर है? सिंपल बात। बाबू पहला फीचर पढ़ने जा रहे हैं, फीचर की हेडिंग है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फीचर की हेडिंग है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इधर देखना सब, मतलब क्या है? मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे शुरू होती है, सोल राइटरशिप कैसे खत्म होती है। इधर देखना बेटा। बाबू देखो 4 फॉर्म्स जो सोल राइटरशिप के बाद मैंने बोली, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ और कोऑपरेटिव सोसाइटी, चारों के ऊपर एक एक कानून है। पार्टनरशिप के ऊपर कानून लगता है, नाम है जिनको याद है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी के ऊपर कानून लगता है कंपनीज एक्ट 2013, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। चारों के ऊपर कानून लगता है, बट बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई कानून लगता ही नहीं। सुन लो, कोई कानून ही नहीं लगता। देखो अगर मैं कहूं पार्टनरशिप के ऊपर कानून लगता है, बेटा कानून की किताबें इतनी मोटी, आप पढ़ने शुरू करोगे कोई ना कोई फॉर्मेलिटी तो लिखी होगी ना। इतना मोटा कानून बनाया, कोई तो बात लिखी होगी ना पार्टनरशिप से रिलेटेड। जब सोल राइटरशिप के ऊपर कोई कानून लगता तो फॉर्मेलिटी कैसी? मैं बोलता हूं बेटा काम की बात, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या बोला मैंने? हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। शायद कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए ही नहीं सोल राइटरशिप को शुरू करने के लिए। बेटा दुकान का शटर उठा दो, आपको लगता है ना कल से मुझे एक धंधा करना है किसी भी चीज का, मैं चाहता हूं बेटा ये पैनल बेचूं, इलेक्ट्रिसिटी के ये पैनल है ना, ये बेचना चाहता हूं। बेटा दुकान का शटर उठाओ, अंदर पैनल रखो, बेचने शुरू कर दो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं आपके ऊपर जो आपको चाहिए पूरी करनी। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। जब कानून नहीं लगता था, जब कानून ही नहीं है तो कानून में फॉर्मेलिटी लिखी होती, कानून ही नहीं है तो फॉर्मेलिटी किस बात की?
कहता है हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप अ बिजनेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप, दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर लाइसेंस। कहता है लेकिन कुछ कुछ केस में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ये कुछ कुछ केस कौन से? बेटा कई बार ना एक सोल प्रोप्राइटर ऐसा बिजनेस चूज कर लेता है जो सेंसिटिव है या नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, तो सरकार कहती है ऐसा बिजनेस करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडिया में 6 बिजनेस हैं। बाबू आपको मुझे लिकर का धंधा करना है, लाइसेंस चाहिए भाई। चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप में करना है, आपको जी मुझे सिगरेट बेचनी है, बेटा लाइसेंस चाहिए। आपको जी ड्रग्स एंड फार्मा मतलब मेडिसिन वाला सेक्टर है हमारा, भाई ड्रग्स का मतलब वही नहीं होता। मैंने ड्रग्स बोला, बता आप खुश हो गए। बाबू ड्रग्स एंड फार्मा मतलब हमारा मेडिसिन वाला सेक्टर, उसके लिए बाबू लाइसेंस चाहिए। आपको जी मुझे तो आर्म्स बेचने हैं, हथियार, बाबू लाइसेंस चाहिए। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में 6 धंधे छोड़कर दुनिया का कोई धंधा कर लो, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ये 6 धंधे करोगे तो बाबू उसके लिए लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो बाबू मैंने 3-4 लाइनें बोली अभी तक, मैं तीनों चारों लाइनों को क्लब कर रहा हूं, सुनना। पहली लाइन मैंने बोली देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न द सोल प्रोप्राइटरशिप। जो बातें मैंने हिंदी में बोली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप पे कोई कानून नहीं लगता। पहली लाइन, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप अ बिजनेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा शायद ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में, दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर लाइसेंस। ज्यादा से ज्यादा बेटा आपसे लाइसेंस मांगा जा सकता है अगर आप कोई सेंसिटिव सा बिजनेस कर रहे हो तो। हो गया बिजनेस शुरू। बाबू क्लोजर बंद, बेटा क्लोजर उतना ही आसान है जितना फॉर्मेशन। कोई कानून नहीं है। आपको बता देता हूं, आपको लगता है मुझे बिजनेस बंद करना है, किसी को कुछ नहीं बताना, आज शटर गिरा के आ जाओ, कल से दुकान मत खोलना, बिजनेस बंद हो गया। आपको अभी ना पता क्या होगा, फिर मैं कहता हूं मिस इंटरप्रिटेशन है। आप आधों से ज्यादा को पता क्या लग रहा होगा, हर धंधे में ऐसा होता है, शटर बंद कर दो, कल मत उठाओ, बंद हो गया। कंपनी में बेटा ऐसा नहीं होता। कंपनी बंद कराने के लिए 6 महीने लगते हैं, हाई कोर्ट की अप्रूवल चाहिए होती है। कंपनी ऐसे बंद नहीं होती शटर बंद करा कंपनी बंद हो गई। स्पेशली हायर करना पड़ता है लॉयर या कंपनी सेक्रेटरी, जिसको अप्रूवल लेने में 6 महीने लग जाते हैं कंपनी बंद कराने के लिए। कंपनी खोलना आसान है, बंद करनी बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही बात? ये सोल प्रोप्राइटरशिप जितना आसान नहीं होगा क्लोजर, किसी का भी क्लोजर इतना आसान नहीं जितना क्लोजर आसान सोल प्रोप्राइटरशिप का है। शटर गिराओ बंद, शटर खोलो बिजनेस शुरू, कुछ भी नहीं, कोई लॉ ही नहीं है। समझ में आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर? पक्का से हेडिंग क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। नए बच्चे स्पेशली मुझे बताओ, मेहुल सुजल बात क्लियर? गर्व बात क्लियर? और कोई है? नहीं, ठीक है जी, डन। आगे बढ़े बाबू, सेकंड हेडिंग का डिस्कशन करते हैं। हर्षित भाई बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, मैं मेरे को ना खुद हाथ उठाते हुए डर लगता है। मैंने क्या किया, चल मेहुल बता देगा तेरे को थोड़ी देर बाद क्या किया। अभी 5-7 मिनट पहले ना तू पूरी तरीके से एंगेज था रौनक के साथ बातों में। मेरा मन तो हुआ कि छोड़ो माइक और लगा दो, समय नहीं है भाई चुप कराने का। जितनी सिंसियरिटी से मैं पढ़ा रहा हूँ ना दूसरी बारी में, उतनी सिंसियरिटी से पहले पढ़ना सीख। मुझे लगता है तुम्हारा तो पढ़ने पढ़ने में फिर भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पहली बार तुमने पढ़ा कुछ भी नहीं तुम। चलो जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा। मैं एक सेकंड फीचर पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। फीचर का नाम है बेटा लाइबिलिटी। बाबू जब भी ये फीचर आएगा आपको दो में से एक बात डिसाइड करनी पड़ेगी। बता देता हूं, पांचों फॉर्म्स में ये हेडिंग कॉमन है, सब जगह पे आएगी हेडिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सबको पता है आएगी। जब भी ये हेडिंग आएगी आपको डिसाइड करना होगा वेदर द लाइबिलिटी इज लिमिटेड और द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ये डिसाइड करना होगा, और इनका मतलब क्या मैं भी बता। पहली बात तो ये बता देता हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है और लिमिटेड का भी मैं दोनों के मतलब अभी बता। ठीक है जी बेटा, मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी ने बिजनेस शुरू करा, बिजनेस में एसेट्स डाली 50 लाख की। ठीक है जी बाबू, 5 साल 6 साल धंधा करा, बिजनेस में कर्जे भी लिए उसने कुछ,
कुछ क्रेडिटर से, कुछ बैंक लोन करते करते बेटा कर्जे चढ़ा कर बैठे 60 लाख। ठीक है जी, कर देते हैं, बहुत सारे बिजनेस के साथ होता है, लॉसेस हो रहे हैं, कर्जा लेके धंधा चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, और अल्टीमेटली बेटा लॉसेस एक्सीड कर गए बेटा आपकी एसेट्स। ठीक है जी। बाबू आपके पास आपकी कुछ पर्सनल एसेट्स भी हैं। देखो बिजनेस एसेट्स में क्या आ गया, बिजनेस की दुकान आ गई, बिजनेस की में अगर कोई फैक्ट्री है वो हो गई, प्लांट एंड मशीन है वो आ गया, फर्नीचर फिटिंग है वो आ गया, बिजनेस के गुड्स आ गए, ये सब बिजनेस एसेट्स है। पर्सनल एसेट्स क्या है, आपके नाम घर, घर में आपके पास पर्सनल कार, पर्सनल टू व्हीलर, टीवी, फ्रिज, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, क्लोथ्स, ये सब बाबू आपकी पर्सनल एसेट्स। बाबू आपके पास पर्सनल एसेट्स भी हैं 20 लाख रुपए। ठीक है जी बेटा, ये आपके क्रेडिटर्स, आपके बिजनेस के सप्लायर्स, बैंक्स, ये सब पहुंच गए बेटा कोर्ट कि कोर्ट पैसे दिलवाओ, हमारे पैसे नहीं दे रहा 100 रुपए। क्या कहेगी कोर्ट, ये बताओ सबसे पहला था बाबू, कोर्ट कहेगी कि आप अपनी बिजनेस एसेट्स बेचो, पहले इनके पैसे उतारो। ठीक है बाबू, कोर्ट ने बिजनेस एसेट्स बिकवा दी और बेटा 50 लाख का कर्जा हो गया खत्म, पर अभी भी 10 लाख का कर्जा है, अब क्या करूं उसका। बेटा कोर्ट पता है क्या कहेगी, पर्सनल एसेट्स में से 10 लाख खुद ब खुद दे दो, जो आपको बेचना है वो बेच के 10 लाख दे दो। अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर हम बिकवाएंगे कोई भी पर्सनल एसेट, इनके 10 लाख तो देने ही देने। देखो ध्यान रखना, अगर आपकी पर्सनल एसेट पे आज आ रही है तो इसका मतलब है आपकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड। अगर आज सिर्फ बिजनेस एसेट्स पे आए, पर्सनल एसेट को कोई छू भी ना पाए, तो समझ लेना आपकी लाइबिलिटी है लिमिटेड। लेकिन मैंने क्या बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब पर्सनल एसेट बिक सकती है कि नहीं, बिक सकती है। अब आप सेम बात को मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लिखना तो इसको इंग्लिश में है। इन केस business assets are not sufficient to meet the business liability, then sole proprietor's personal asset could also be sold. बाबू अगर आपकी बिजनेस एसेट्स इतनी नहीं है कि बिजनेस लायबिलिटी को पूरा चुकता पाए, बेटा उस केस में सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स भी बेची जा सकती हैं। समझ में आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू, लेकिन हमें जनरल जानना का होता है, हमें तो एक्सेप्शनल जानना होता है। जनरल तो बात हम सोचते हैं ना, पर्सनल एसेट कितने की है, 5 लाख, देना कितना है 10 लाख। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, कोर्ट ने कहा बिजनेस एसेट बेच दो, बेच दी, अभी भी 10 लाख रहेगा। कोर्ट ने कहा पर्सनल एसेट बेच दो, बेच दी, अभी भी रह गया 5 लाख। कोर्ट ने कहा एक आंख दे दो 5 लाख की, है यार वेदांश कह रहा ऐसा थोड़ी होगा, चमड़ी दे दो फिर, एक किडनी दे दो, और क्या। बाबू सुनो जी, देखो कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जो इनह्यूमन हो। कोर्ट ये नहीं कह सकती 5 लाख के बदले में कि अपना कोई ऑर्गन दे दो। बेटा कोर्ट कहेगी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाओ, दिवालिया डिक्लेयर हो जाओ। इंसॉल्वेंसी उस पोजीशन को बोलते हैं बेटा जब आपके ऊपर कर्जा इतना हो जाए और आप दे नहीं पा रहे हो, इसको हम हिंदी भाषा में बेटा कंगाल बोलते हैं, कि आदमी कंगाल हो गया या दिवालिया हो गया। बाबू देखो जितना प्रकाश भाई वो क्या है ये बाबू, देखो जितना सुनना आसान है ना कि डिक्लेयर हो तो दिवालिया, भाई इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस डिसरेप्यूट, उतना करवाना मुश्किल है अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर। आप कोर्ट में तो कह दोगे बड़ी टेस्ट में आके कि कोर्ट कोई नहीं मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, भाई कोर्ट पता है क्या कहती है, एक मैटर देती है आपको कि मेरा नाम ये है, मेरे घर का पता ये है, मेरी दुकान का पता ये है, मैं कंगाल हो चुका हूँ, दिवालिया हो चुका हूँ, मुझे कोई लोन ना दे, कोई कर्जा ना दे, ऐसा मैटर लिखा होता है। और जिस जगह पर आप रहते हो उस शहर के बेटा कम से कम 2 न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कराना होता है अपनी फोटो के साथ। ऐसे होता है इंसान इंसॉल्वेंट डिक्लेयर। इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस डिसरेप्यूट, रेप्यूटेशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं बेटा इंसॉल्वेंसी। बाबू एक बार आपने ऐसा कर दिया तो आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, उसके बाद आपके ऊपर से 5 लाख का बचा हुआ खर्चा खत्म हो गया। 10 लाख देने थे, 5 लाख की पर्सनल एसेट बिकी,
5 लाख और है ही नहीं देने को, आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, उसके बाद 5 लाख का कर्जा बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। समझ में आई बात? पर ये वाली बात क्या एनसीईआरटी में है? नहीं, एनसीईआरटी का किसी प्राइवेट ऑथर में भी नहीं है। मैंने तो इससे और अगली भी बात बताई थी पिछली बार, पर मुझे नहीं लगता वो समय है कि मैं आपको वो बात बताऊं। वो प्लानिंग की बात थी कुछ, हाँ कुछ याद आया होगा ना? हाँ ये कह रहा मैंने नहीं पढ़ा। मैं क्या करूँ भाई, उस पर और 10 मिनट लगेंगे अभी। चलो कल देखेंगे उसको, आज रहने देते हैं। ठीक है जी, रख रहे हैं हम, आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।